नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा की एक और नई वीडियो में। और सर्दी जो है वो पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आज सॉरी थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिलेगा। ये दिन में आज जो है वो पूरा दिन अनअकैडमी को ही दे दिया था, डेडिकेट कर दिया था अनअकैडमी के लिए। और अनअकैडमी पे अपन ने जो GF&R का जो टॉपिक था, जो बुक थी, उसको कंप्लीट कर दिया है। नियम 293 तक नियम थे उसमें, नियम 1 से लेकर जो अपने सिलेबस के अंदर है। जो जो अध्याय हमारे सिलेबस के अंदर है वो सारे अध्याय अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और लगभग उनकी सारी PDF मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिए थोड़ी थोड़ी करके। और आज जितने भी चैप्टर हुए हैं वो सब मैंने जो है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, राजस्थान एग्जाम मंत्रा के नाम से जो ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दिए। आशा है आप सबने वो पहले की और ये सब मिला के PDF जो है आपने इकट्ठी कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बात नंबर 2 ये है कि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि सर जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है वो आप तो करवा रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से, ये बात तो ठीक है और हमें ये भी पता है कि भर्ती आने वाले, लेकिन अभी तक जो है वो ऑफलाइन कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट ने, कोई भी कोचिंग सेंटर ने जो है शुरू नहीं की है। तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अभी आज मेरे पास एक दो लोगों के कॉल भी आए थे और कुछ कोचिंग वालों ने भी मेरे को कॉल किए थे। नाम मैं नहीं लूँगा उनका ये था कि भाई मैं भी काफ़ी बार कोचिंगों में गया हूँ। तो क्या कोचिंग वाले क्या कर लेते हैं, एक बार जिनका नंबर जो है वो जो वहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, उनके नंबर वो सेव कर लेते हैं। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि हम जो जूनियर अकाउंटेंट की कोचिंग करवा रहे हैं और आगामी इस तारीख से जो है वो बैच शुरू होने वाला है, तो आप अगर कोचिंग करना चाहो तो आ जाओ। तो जो जनवरी के अंदर अभी 7 जनवरी से बहुत सारे बैच जो शुरू हो रहे हैं जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के अंदर। तो अब जो है वो देखिए, आपको सबसे पहले ये मैं नहीं कह रहा कि ये सारा श्रेय मेरा ही है। सबसे पहले मैंने ये कहा था, आपको सूचना दी थी कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी। और अब धीरे धीरे जो है वो मैंने कहा था कि जनवरी में आपको सारे जो कोचिंग वगैरह सब मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको ऑफलाइन भी कोचिंग मिल जाएगी। मैं किसी कोचिंग का अपना तो देखिए अपने अपने वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले जो टैगलाइन आती है अपने राजस्थान एग्जाम मंत्रा की, वो यही कहती है कि नथिंग इन कोचिंग क्लासेस। तो जितने आप मेरे व्यूअर हैं उनको मेरे हिसाब से तो कोचिंग में जाने की कहीं पर भी आवश्यकता है नहीं। बाकी देख लो, आपकी मर्जी है। बाकी इतना कह सकता हूँ कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में जितना कोचिंग में आपको करा सकते हैं ना, उनसे कम से कम 1% आपको मैं ज़्यादा ही कराने का प्रयास करूँगा। और वो भी बिना किसी पैसे के, बिना कहीं जाए और बिना कुछ करे। आपको बस वीडियो देखना है, जो PDF दे उन्हें पढ़ना है, बाकी सेल्फ स्टडी ईमानदारी से आपको करनी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो जो RSR का लास्ट वीडियो था उसके अंदर नियम 145 तक देख लिए थे। और आज इस चैप्टर को अपन पूरा कर देते हैं। इसके अंदर नियम ये अपने 256 तक नियम है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर भी अपना जो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 5-7 वीडियो में अपन RSR को भी जो कंप्लीट कर देंगे। और ऑडिट भी अपनी लगभग जो है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है अनअकैडमी पे। अगर आपने ऑडिट के और GF&R के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जितना देखा था उससे आगे चलते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने नियम 145 देख लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे नियम नंबर 146 की, जो है अंशदान की दर। यानी कोई कर्मचारी जिसको प्रतिस्थापित या प्रतिनियुक्ति पे भेजा गया है, स्थानापन्न पे भेजा गया है, कहाँ पे, विदेशी नियोजक के पास या विदेशी सेवा में, उसको जो अंशदान की दर है वो किस अंशदान की दर से मिलेगा। सरकार के सामान्य आदेशों से ये जो अंशदान है वो निर्धारित होगा, जो उनके बाकी कर्मचारियों के लिए है उसी तरीके से जो सरकार के सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्धारित अंशदान जो है उन्हें दे होगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये नियम। फिर नियम नंबर आता है 147, अंशदान की गणना। तो अंशदान की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो देखिए अंशदान की जो गणना की जाएगी वो उसी प्रकार की जाएगी। मान लो एक जूनियर अकाउंटेंट है और वो जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही है, उसे कहीं पर भी प्रतिनियुक्ति पे नहीं भेजा गया है। तो अगर वो अपने मूल विभाग के अंदर कार्य कर रहा होता और उन्हें जो अंशदान मिलता, जो लाभ मिलता, वही का वही उसे जो है वो वैदेशिक सेवा में भी प्राप्त होगा। यह है इसका गणना करने का तरीका है ये, कि जो कर्मचारी है वो अपने स्थायी पद पे रहते हुए, अपने स्थायी विभाग में रहते हुए जो भी अंशदान प्राप्त करता, वही अंशदान वो जो है वो विदेशी नियोजक के यहाँ भी प्राप्त करेगा। ये गणना का तरीका है। फिर आता है अंशदान में छूट। तो अंशदान के अंदर छूट क्या है ये देख लीजिए थोड़ा।
कुछ बुकों के अंदर जैसे लक्ष्य वगैरह की बुक है उनके अंदर जो है ये नियम ही नहीं दिया गया 147 नंबर। तो अंशदान में छूट राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के किसी प्रकरण विशेष में बकाया अंशदान को छोड़ सकती है। जो भी बकाया अंशदान बचता है विदेशिक नियोजक यहाँ काम करने पे, तो राज्य सरकार जो कोई विशेष परिस्थिति में वो छोड़ भी सकती है और राज्य सरकार चाहे तो बकाया अंशदान को ब्याज सहित उसका जो है उसको वसूल कर सकती है। तो ये होता है अंशदान के अंदर छूट के अंदर कि राज्य सरकार चाहे तो इसमें छूट भी दे सकती है और राज्य सरकार चाहे तो ब्याज सहित वो वापिस भी उस विदेशी नियोजक से वसूल कर सकती है। इसके बाद नियम नंबर आता है आपका 149, बकाया अंशदान पर ब्याज। बकाया अंशदान जो है उस पर ब्याज लिया जाएगा। देखिए कोई भी विदेशी नियोजक के यहाँ कर्मचारी गया और उसका कोई भी अंशदान जो है वो जमा कराने से रह गया है और वो उसमें देरी कर रहे हैं तो उन्हें ब्याज सहित वो जो है लौटाना पड़ेगा। बकाया राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 माह की अवधि में, यहाँ माह है 1 महीने का टाइम मिलता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वो विदेशी नियोजक को जो बकाया अंशदान है वो राजकोष में क्या करवा देना होगा, जमा करवा देना होगा। अगर वो ऐसा करता है यानी वो करा देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो जमा नहीं कराता है तो उसे 1% प्रति माह के हिसाब से, देखो प्रति माह है ये यहाँ पे 1% प्रति माह के हिसाब से जो है वो जितनी भी राशि अंशदान की शेष रही है उस पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। और इसकी जो अवधि की गणना होती है वो किस प्रकार होती है ये भी देख लीजिए। अवधि गणना ये होगी कि अगर 15 दिनों का अंशदान बाकी है, जैसे अंशदान चुकाने में 15 दिन लेट हो गया कोई कर्मचारी, 15 या 16 दिन लेट हो गया, 15 अगर प्लस लेट हो रहा है वो, जैसे 16, 17, 18, किसी 15 के बाद एक भी दिन लेट होता है तो उसे पूरे महीने का जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन से वो 15 दिन या उससे कम में अंशदान जमा करा देते तो उसका जो है कोई ब्याज उसे देना नहीं पड़ेगा। यानी वो जैसे माह पूर्ण होने के बाद अगर 14 दिन या माह के 14, 13, 10 तारीखों को जमा करा देता है तो कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 16, 17, 18, 19 तारीखों को जमा कराता है तो उसे उस पूर्ण माह का जो है क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद नियम नंबर आता है 150, अंशदान रोका नहीं जाएगा। किसी भी कर्मचारी का वो विदेशी सेवा में है उसका किसी भी स्थिति में जो है वो अंशदान नहीं रोका जाएगा। अंशदान जो है उसे जितना तय है उतना मिलेगा ही, वो रोका नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नियम आता है वो आता है नियम नंबर 151, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना पेंशन या ग्रेजुएटी स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी कर्मचारी जो विदेशिक सेवा में स्थानांतरित है उस सरकार की अनुमति के बिना, गवर्नमेंट की अनुमति के बिना जो किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी उस विदेशी नियोजक से जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। नियम 151 ये बात कहता है। इसके बाद आता है नियम नंबर 152, वैदेशिक सेवा में अवकाश। ठीक है। वैदेशिक सेवा में अवकाश किस प्रकार जो है वो दे होंगे, तो विदेशी सेवा में अवकाश का क्या सिस्टम है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी जिस सेवा का सदस्य है उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार जो है उसे अवकाश तो दिए जा सकते हैं। यानी विदेशी सेवा में जिन सेवा नियमों के अधीन वो कर्मचारी नियुक्त किया गया है उन सेवा नियमों के अनुसार उसे अवकाश दिए जा सकने वाले अवकाशों के अतिरिक्त, यानी वो तो दिए जा सकते हैं उसे, जैसे भाई सेवा नियम में जो डिटेल है उसमें जो भी अवकाश लिखा हुआ है उस सेवा नियम के अवकाश के अनुसार तो उसे अवकाश दिया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त वो अगर किसी अवकाश की मांग करता है तो वो उसे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों नियम 152 के अनुसार जो है वो वैदेशिक सेवा में अवकाश किस प्रकार दिए जाएंगे इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो विदेशी सेवा के अंदर अगर कोई कर्मचारी है तो वो जिस सेवा नियम के अनुसार उसका पद आता है, जिस सेवा नियम के अनुसार वो विदेशी सेवा में है उन सेवा नियमों के अनुसार तो उसे अवकाश दे होंगे, लेकिन उनके अतिरिक्त जो है किसी भी प्रकार के अवकाश जो उसे दे नहीं किए जाएंगे। सेवा से वास्तव में अवकाश पर जाए बिना वह सरकार से अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है नियम नंबर 153, भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अगर अवकाश पे जाता है कोई कर्मचारी, वैदेशिक सेवा में तो है लेकिन वो इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, भारत से बाहर है, तो उसे किस प्रकार जो अवकाश दे होंगे। तो देखिए
भारत से बाहर विदेशी सेवा में नियुक्त अधिकारी को विदेशी नियोजक द्वारा निर्धारित शर्तों पर अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। कुछ शर्तें होंगी निर्धारित, उन निर्धारित शर्तों पर ही जो है वो विदेशी नियोजक जो है वो कर्मचारी को क्या कर सकता है, अवकाश स्वीकृत कर सकता है। प्रतिनियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक की सलाह से अवकाश स्वीकृति की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। स्वीकृत अवकाश के अवकाश वेतन का भुगतान विदेशी नियोजक द्वारा किया जाएगा एवं वह अवकाश अधिकारी के अवकाश लेखों में से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अवकाश लेखों में से वो जितने भी अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे वो अवकाश लेखों में से क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। अगर कोई विशेष परिस्थितियों में भारत से बाहर विदेशी सेवा में स्थानांतरण करने वाला प्राधिकारी विदेशी नियोजक के साथ ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिससे किसी कर्मचारी को उस पर सरकारी कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए विदेशी नियोजक को नियम 146 के अनुसार निर्धारित दरों पर अवकाश अंशदान राज्य की संचित निधि में जमा कराने होंगे। ठीक है, तो यही है इसमें। और एक बार में अधिकतम जो है वो कितने ले सकता है, वो 4 माह तक के जो है वो अवकाश पूर्ण वेतन पर ले सकता है। यानी पूर्ण वेतन पर विदेशी नियोजक विदेश में अगर कोई कर्मचारी है विदेशी नियोजक के यहाँ, तो वो 4 माह तक जो है वो अवकाश ले सकता है पूर्ण वेतन पे। ठीक है, बाकी सारे जो अवकाश होंगे वो नियम 92 से 98 के अनुसार दे होंगे। अब नेक्स्ट नियम की बात करता हूं, नियम नंबर 154, राजकीय सेवा में स्थानापन्न पदोन्नति पर विदेशी सेवा में कर्मचारी का वेतन का नियम। यानी कोई कर्मचारी विदेशी सेवा में है और उसका वहां पे क्या कर दिया जाता है, पदोन्नति हो जाती है। ठीक है, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से विदेशी सेवा में उसका जो है वो क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में वो राजकीय सेवा में जब आएगा तो वो क्या कंडीशन बनती है, तो इस प्रकार की स्थिति में जब वो वापस अपने मूल पद पे आता है तो उसे जिस पद से वह गया था, यानी उसे उस पद के अनुसार वेतन प्राप्त होगा जिस पद पर वह पदाधिकार रखता है। ठीक है, एवं उसी के साथ यहां कार्यवाही के रूप में कार्य करता रहेगा। ठीक है, एक मिनट इस नियम को आप फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बुक से बता देता हूं क्या नियम है ये। कि वैदेशिक सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी को राज्य सेवा में किसी पद पर कार्यवाही के रूप में सौंप दिया जाए। यानी कोई विदेशी नियोजक यहाँ कार्य कर रहा है और उस कर्मचारी को राज्य सेवा में किसी पद पर कार्यवाहक रूप से सौंप दिए जाने पर वह उस पद पर अपने वेतन के अनुसार वेतन प्राप्त करता रहेगा वो, और साथ ही करता रहेगा एवं उसी के साथ वह कार्यवाहक के रूप में भी कार्य करेगा। वैदेशिक सेवा में उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे वेतन को यहाँ वेतन निर्धारित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नियम है आज का अपना वो है नियम नंबर 155, विदेशिक सेवा से लौटने की तिथि। यानी विदेशिक सेवा से लौटने की तिथि कौन सी होगी, तो देखिए जाने की तिथि कौन सी थी, जाने की तिथि वो थी जिस दिन उसने अपना पदाधिकार और अपने पद का जो कार्य था वो किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा था। उस दिन क्या माना गया था कि भाई विदेशी नियोजक के यहाँ जाने की तिथि कौन सी थी, जिस दिन उसने अपने पद का अधिकार किसी अन्य कर्मचारी को सौंप दिया था। तो आने की तिथि कौन सी होगी, जिस दिन वह कर्मचारी जिस दिनांक को अपने पदाधिकार का पदभार या कार्य ग्रहण कर लेगा, वापस आके वापस अपना जो भी उसका प्रभार था वो वापस ले लेता है और अपना कार्य करने लगता है, तो उस दिनांक से उसका जो है वो विदेशिक सेवा से वो लौटने की तिथि मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद नियम नंबर 156 है, विदेशी नियोजक द्वारा वेतन व अंशदान की समाप्ति तिथि। विदेशी जो नियोजक है वो अंशदान और वेतन की समाप्ति तिथि कौन सी होगी, वो तिथि वही होगी जिस दिन उसने वहां से आके और अपने मूल विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया, वो तिथि होगी विदेशी नियोजक के यहाँ अंशदान और वेतन समाप्ति की। और इसी में एक चीज आती है विपरीत प्रतिनियुक्ति। ठीक है, वो 1 वर्ष के लिए सामान्य कंडीशन में हो सकती है और यह जो है वो 3 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, तो विपरीत प्रतिनियुक्ति क्या है आपको मैं बता देता हूं। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में, राज्य सरकार का जो सार्वजनिक उपक्रम है या फिर कोई बोर्ड इत्यादि है, उस बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु जो है कर्मचारी बुलाए जा सकते हैं। यानी किसी बोर्ड से, किसी सार्वजनिक उपक्रम से किसी कर्मचारी को अगर राज्य सेवा में बुलाया जाता है तो उसे कहते हैं विपरीत
प्रतिनियुक्ति। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है। क्या क्या टर्म और कंडीशन है? उन्हीं कर्मचारियों को रिवर्स डेपुटेशन किया जाएगा जो अधिशेष घोषित नहीं किए गए हो या जिनकी छंटनी नहीं हुई हो या संस्थान उसके किसी भाग जिसमें कर्मचारी कार्यरत है को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो। यानी किनको बुलाया जाएगा? ऐसे कर्मचारी जिनकी ना तो छंटनी हुई हो, ना ही उसका कार्यालय या विभाग बंद हुआ हो। ठीक है, कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत हो, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा और इसका प्रमाण पत्र उन्हें अपनी विभाग के एमडी या सीएमडी से लाना होगा। उसी की जो है वो विपरीत प्रतिनियुक्ति हो सकती है। पैतृक संस्थान में दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। जो दैनिक मानदेय पे कार्य कर रहे हैं, संविदा पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, स्थिर वेतन पे कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों की भी विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। उन्हीं कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो पैतृक संस्थान में नियमित चयन से राज्य सेवा में नियमित चयन से सेवा में आए हो। जैसे कोई विदेशिक सेवा, जैसे कोई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कर्मचारी है और उसे जो है वो सरकार अपने यहाँ बुला लेती है प्रतिनियुक्ति पे, तो वो क्या कहलाती है? विपरीत प्रतिनियुक्ति कहलाती है। तो ऐसा कर्मचारी जो एग्जाम देख के आया हो, नियमित चयन प्रक्रिया से जो आया हो, उसकी विपरीत प्रतिनियुक्ति हो सकती है। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी किसी कर्मचारी का उच्च वेतन श्रृंखला है वो अकाउंटेंट, तो उसके जूनियर अकाउंटेंट के पद पे जो है प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, विपरीत प्रतिनियुक्ति जो है वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए हो सकती है और वित्त विभाग की अनुमति से यह 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कोई कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति पर उसी पद पर लिया जा सकता है जिस पर नियुक्ति की निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता रखता हो। अब एलडीसी को जूनियर अकाउंटेंट के पद पे जो है वो विपरीत प्रतिनियुक्ति में नहीं लिया जा सकता, उस पद की योग्यता भी रखने वाला होना चाहिए। तो ये है बस, और बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। मोस्ट बात ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे शुरू और जल्दी से इनको भी खत्म करेंगे। देखिए आज जो नियम किए उनमें कोई विशेष जो है ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम नहीं है जो एग्जाम में अपने को क्वेश्चन के रूप में देखने को मिले। तो बाकी मैं आपको सब चीजें बताता जा रहा हूँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। बाकी अपन जो है विदेशिक सेवा का अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट अध्याय नंबर 14 करेंगे स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। स्थानीय निधियों के अधीन जो सेवा है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले और अनअकैडमी पे जाके लिंक नीचे दिया हुआ है सभी वीडियो का, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की वीडियो नहीं देखी, वहां पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।